नेताओं और आलोचकों में भीषण बहस छिड़ी है कि तीव्र भूमंडलीकरण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज का प्रचुरता से उदय हुआ है, जिसके समक्ष राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। एक और नेता लोग यह घोषणा कर रहे हैं कि राज्य का अंत शीघ्र ही हो जाएगा, जबकि आलोचक इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार करते हैं। इसके स्थान पर थे विश्वास करते हैं कि यह अप्रयुक्त का मामला है, इसे स्वयं नष्ट होने दीजिए। इस संबंध में राष्ट्र राज्य अपने बयान बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर चुके हैं। तथापि बहुराष्ट्रीय या संक्रमणशील निगमों ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस टीएनसीएस के स्तर के संबंध में दोनों की एक जैसी समझ के साझीदार हैं। वे तुलनात्मक राजनीति के किसी भी अर्थपूर्ण अध्ययन करने में अपनी उपेक्षा दिखाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय राजनीतिक अभिनेता बन गए हैं। आज विश्व में इसके परिणामों को महत्वपूर्ण आकार दिया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों के अनेक नगरों के सुझाव के साथ विश्व में व्यापक रूप से अभूतपूर्व अबाध दर और गति से इनका विस्तार हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगमों का जितना बड़ा आकार और उनकी संपत्ति है, उसकी तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों के लिए इसकी उपेक्षा करना भी उतना ही बड़ा काम है। यद्यपि अधिकतर विश्लेषक इस विषय पर सहमत हैं कि इन निगमों का विस्तृत कार्यक्षेत्र और अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद विशेषकर राष्ट्र राज्य के खास प्रकारों के सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इनकी उपयोगिता व बिल्कुल नहीं है, इस पर भी सही सहमत हैं। इस इकाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बहुराष्ट्रीय निगमों के समर्थकों के लिए बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह का उद्बोधन और इसके निंदकों के लिए बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी का अवबोधन प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल बहुराष्ट्रीय निगमों की शक्तियों और उनकी कमजोरियों तथा राष्ट्र राज्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने से पहले हम बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य के महत्व इन दो शब्दों की संक्षेप में परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। 10.2 बहुराष्ट्रीय संक्रमणकालीन निगमों की परिभाषा के विषय में। बहुराष्ट्रीय निगमों की सुस्पष्ट परिभाषा के संबंध में विवादास्पद स्थिति अब लगभग समाप्त हो गई है। यहां तक कि बहुराष्ट्रीय और संक्रमणकालीन इन दो शब्दों के लिए तुलनात्मक राजनीतिक साहित्य में समान अर्थों में प्रायः प्रयोग किए जाते हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि एक ही अर्थ में दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी विभिन्न विद्वान इनको अलग अलग नामों से इनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। अनेक भूमंडलीवादी इसे पादमुक्त मुक्त आधारहीन तथा राज्यविहीन के रूप में व्यापकता से स्वीकार करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम को सुविधा के लिए एकल गृह देश में स्थापित मूलतः कर्म या कंपनी के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जो कि किसी एक या इससे अधिक राज्यों में जिन्हें मेजबान देश के रूप में जाना जाता है, उनमें निगम व्यापार के लिए निवेश करते हैं। फिर भी यह परिभाषा सरल और कम विवादास्पद होते हुए भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लागू करने के संबंध में एक प्रमुख मुद्दा पैदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैकिंस बार बार सवाल उठाते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम के प्रस्तुत करने के लिए किसकी हित साधना है, निगम का मूल देश, मेजबान देश या फिर स्वयं फर्म की हित साधना है। इस विवाद के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगम पर विवाद का लेबल लगा हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि बहुराष्ट्रीय अस्तित्व दाव की रकम के साथ अनेक देशों की हित साधना संपन्न होती है, या फिर यह और भी अधिक सत्य है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने मूल देश के हितों को पूरा करते हैं और थोड़ा बहुत जिस देश के साथ संबद्ध होते हैं, यानी कि मेजबान देश को भी कुछ आर्थिक लाभ उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा अन्य पक्ष यह तर्क देते हैं कि वास्तव में इसका नाम निगम शब्द ही मन मिथ्या है, जो वास्तव में विशाल अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है। यदि सच पूछा जाए तो इसका नाम निगम के स्थान पर बहुराष्ट्रीय उद्यम होना अधिक तथ्यपूर्ण है। यह विवाद का विषय कोई मायने नहीं रखता है कि कौन क्या कहता है और क्या होना चाहिए। वास्तव में विवादास्पद स्थिति स्वयं ही अर्थहीन हो जाती है जब हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम दोनों तरह से लगातार अपने आकार और लाभ में विस्तृत हो रहे हैं। यदि हम 1960 के दशक से बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास के आंकड़ों को आकलन करते हैं तो देखते हैं कि उस प्रकार के निगम घातांकी रूप से अत्यधिक संख्या में उभरकर सामने आए हैं। इन निगमों के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रपारीय या भूमंडलीकरण निगम। इस तरह की कंपनियों की संख्या 1960 में 3500 थी, तब से लेकर 1999 तक इनकी संख्या बढ़कर 60,000 हो गई है। इनमें से कुछ धूल कंपनियां जैसे कि सेल, बार्कलेस बैंक, कोका कोला, फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट या नेस्ले का 5 लाख से अधिक विदेशी संबद्ध हैं। इसी प्रकार से इनका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को कुल मिलाकर स्टॉक में विश्वव्यापी विस्तार हुआ है। यह व्यापक विस्तार की राशि 1960 में $66 बिलियन थी, जो 1999 में $4000 बिलियन से अधिक की राशि हो गई। इसकी तुलना में यह राशि 1914 में केवल $14 बिलियन मात्र थी। भौगोलिक रूप से भी इनका व्यापक विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप यहां तक है कि जो औद्योगिकीकृत देश थे उनका भी इन पर कभी भी प्रभुत्व नहीं रहा है, जैसे कि स्वीडन तथा कनाडा तथा कुछ और बड़े विकासशील देश भी कुछ ही कंपनियों के बहुराष्ट्रीय विस्तार दे सके थे। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों केवल 100 के लगभग अपने देशों से अन्य देशों में उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों को ही स्थापित कर पाई हैं। इन कंपनियों 50 पश्चिमी यूरोप, 27 संयुक्त राज्य अमेरिका, 17 जापान, 3 कनाडा और 1 ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला तथा दक्षिणी कोरिया की कंपनियों हैं। 10.3 भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय निगमों की बदलता स्वरूप। संपूर्ण विश्व में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाहर होने के साथ ही बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रकृति में प्रचंड और सशक्त परिवर्तन आया है। यह हमारे समक्ष परिवर्तन के साक्ष्य हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों के अंदर उत्पादन कार्यकलापों के स्तर पर तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। पुराने समय में एक स्पष्ट सीमांकन होता था, जिसमें उत्पादन गतिविधियों केवल मुख्यालय में ही होती थीं तथा सहायक गतिविधियां उपांग शाखाओं में चलाई जाती थीं। अब वास्तव में कंपनियां पूरी तरह से भूमंडलीय हो गई हैं, जहां पर मुख्यालय केवल कार्यनीतियों के लिए निर्णय लेने के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे दिन अब समाप्त हो गए हैं जब बहुराष्ट्रीय निगम को अनेक विदेश संबद्धता के लिए एक अमेरिकी कंपनी के समान आदर और सम्मान दिया जाता था। भूमंडलीय संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास के कारण ब्रिकी का व्यापक प्रसार किया जाता था। आज बहुराष्ट्रीय निगमों की उत्पादन गतिविधियां सही में भूमंडलीय बनकर रह गई हैं तथा इन्हें मुख्यालय में खोजने की आवश्यकता नहीं रही है। अनेक नई घटनाएं समरूप या समान छाप वाली छवि पर विशेष जोर देने की रचना पर विपणन संबंधी कार्यनीतियों का भूमंडलीकरण तथा सार्वभौमिक रूप से उच्चतम श्रेणी के प्रबंधन अधिकारियों की भर्ती करके सामान्य लोगों की शंका को निराधार बल दिया गया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में भूमंडलीय रूप प्रदान कर दिया है। इसके विपरीत जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय निगमों के महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि राज्य पर बहुराष्ट्रीय निगमों का राजनीतिक निहितार्थ होता है, जिसका समय समय पर विश्लेषण किया जाता रहा है।
बहरहाल बहुराष्ट्रीय निगम उत्साहपूर्ण अवबोधन पर चर्चा करने या इस पर बहस करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि अधिकतर राज्यों की संप्रभुता को कम करने के लिए कौन शक्तिशाली मामला बना रहा है। एक 110.4 राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम। इस संदर्भ में बहुराष्ट्रीय निगम और सरकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें रोडहेग और मार्टिन हरूप ने आधुनिक स्वरूप प्रस्तुत किया है। इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के बीच संबंधों के बहुत पुराने सवाल को हल करने का प्रयास किया है। इसके वर्तमान स्वरूप में शासन से संबद्ध होने का तर्क बहुत साधारण है। पूंजी सचल या गतिशील होती है और श्रम कम है। इसमें राज्य की भूमिका नगण्य है, अथवा यह कह सकते हैं कि राज्य इसमें शामिल नहीं है। कंपनियां अन्य देशों के बीच अपनी फैक्ट्रियों स्थापित कर सकती हैं, जबकि राज्य ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राज्य की परिभाषा के अनुसार वे सीमित स्थान या निर्धारित स्थान में स्थित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य देश अपने यहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए किसी भी कंपनी को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता कर सकते हैं। अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जो कम से कम मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंधों के रूप में प्रतियोगिता वाले राज्यों के लिए स्पष्ट रूप से उनकी सरकारों के समक्ष संभावित प्रतियोगी गैर विनियम और कर प्रतियोगिता में छूट देना एक प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय निगम कम लागत और करों की छूट, देश से बाहर भेजने के लिए अधिक लाभ, कमजोर या नमनीय मजदूर संघों तथा विधेय विनियम, प्रासंगिक कौशल के साथ कार्यबल, स्थायी राजनीतिक स्थिति, व्यापारिक वातावरण और प्रभावी परिवहन और संचार सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए कार्य स्थापित करेगी। सरकारें बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ विभिन्न मुद्दों और उनकी मांगों को पूरी करते हुए उन्हें समाहित करने तथा संप्रभुता के साथ समझौता करने के लिए बाध्य होती हैं। राज्य की संकल्पना की एक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली परिभाषा राजनीतिक शासन की एकमात्र विधि सम्मत इकाई है, जिसकी अपनी जनसंख्या, क्षेत्र और स्वायत्तता अथवा संप्रभुता संपन्न सरकार की प्रसिद्ध है। यह सब विशेषताएं संप्रभुता के सिद्धांत को दृढ़ बनाती हैं, जो राज्य की प्राधिकृतता को एकीकृत करती हैं, जिसके साधन या माध्यम होते हैं अपने देश में और अपने देश के बाहर स्वतंत्रतापूर्वक और स्वायत्तता के अस्तित्व के साथ कार्रवाई और निर्णय लेने के लिए आबाद रूप से अपने अधिकृत क्षेत्र के प्राधिकार के तहत स्वतंत्र और सक्षम होते हैं। यह राज्य की प्रभुसत्ता की महत्वपूर्ण विशेषता भी है, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों के समर्थकों द्वारा भयानक आक्रमण किया जाता है। उनका केवल यही एक तर्क नहीं है कि राज्य की प्रभुसत्ता तेजी से समाप्त हो रही है, बल्कि बहुराष्ट्रीय राजनीतिक अभिनेता के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्व बढ़ रहा है। इसी प्रकार राष्ट्र राज्य का भविष्य राजनीतिक इकाई के रूप में भी उस पर बाहरी स्रोतों से अनेक आक्रमण अभी तक होते रहे हैं। अधिराष्ट्र निकायों के विकास में वृद्धि हो रही है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्रीय और यूरोपियन संघ, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की वृद्धि हुई है। पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने की आवश्यकता है, परंतु राष्ट्र राज्य की संस्थाएं इस दशा में काम करने के लिए अर्थहीन हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन का भूमंडलीकरण का विकास हुआ है और इसीलिए बाजार की विशेषताओं में तीव्रता से परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन के संदर्भ में बाजार और विश्व बाजार को रूप में बदल गया है। अधिकतर व्यापार को बहुराष्ट्रीय निगमें अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। यह पलक झपटे ही निगमों के नियंत्रण में हो गई। इन सबके परिणामस्वरूप हमारी सारी दलीलें राष्ट्र राज्यों की शक्तियों के क्षरण होने या कम होने और उनकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की खामियों की ओर केंद्रित हो जाता है। राज्यों की संप्रभुता के क्षरण के मुद्दे की समीक्षा करने से पहले आइए हम राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में चर्चा करते हैं। राज्य की मुख्य विशेषताएं। एंड्रयू हेवुड ने राज्य को 5 मुख्य विशेषताओं में वर्गीकृत किया है। यह हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा इन्हें निम्नलिखित में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य संप्रभुता संपन्न होता है। वह असीमित और अबाध शक्तियों का प्रयोग करता है तथा समाज में सभी अन्य संस्थाओं और समूहों में श्रेष्ठतम होता है। थॉमस हॉब्बस ने इस राज्य के विचार को तिमिंगलम लेदिएशन, अति भयंकर भीमकाय राक्षस या अप्राकृतिक पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रायः समुद्री दैत्य के नाम से भी जाना जाता है। राज्य संस्थाओं में सार्वजनिक और इसके विपरीत नागरिक समाज की संस्थाओं को निजी के रूप में मान्यता दी जाती है। सार्वजनिक निकाय सामूहिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होती हैं, जबकि निजी निकाय जैसे कि परिवार, निजी व्यापार और व्यापारिक संघ अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। राज्य के कार्य विधि सम्मत या वैधानिक तरीके से पूरे किए जाते हैं। राज्य के निर्णय यद्यपि आवश्यक नहीं, समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत हों और उनके पालन के लिए बाध्य हो, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि ये जनहित में बनाए जाते हैं या सामान्य जन की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। राज्य को चाहिए कि यह हमेशा अच्छे कार्य कर जो लोगों की स्थायी भलाई के लिए ही हो। राज्य एक शासन या प्राधिकार का शासन है। राज्य प्राधिकारी की पृष्ठभूमि बल धारणा के आधार पर शासन पर काबिज होते हैं। राज्य सरकार को अपने कानून बनाने में सुनिश्चित होना चाहिए, वहीं पर उसे अपने कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड देने की क्षमता होनी चाहिए। राज्य को वैधानिक हिंसा मेक्स वेबर करने की छूट होनी चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि यह प्रभुसत्ता का व्यवहारिक प्रदर्शन होता है। राज्य एक क्षेत्रीय या प्रादेशिक संस्था होती है। राज्य का क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से परिभाषित किया गया है और वे लोग जो राज्य की सीमाओं में रहते हैं, चाहे वे नागरिक हों या फिर गैर नागरिक, वे राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को कम से कम सिद्धांत में एक स्वायत्त अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने के पश्चात अब हम शायद राज्य की संप्रभुता को अच्छी तरह विश्लेषित करने में समर्थ हैं, अथवा राज्य की स्वायत्तता और जो विद्वानों के 2 व्यापक श्रेणियों के की उपर्युक्त शब्दों में पहचान की है, ये हैं बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह का अवबोधन MNC एंथुसियास्ट्स और बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी का अवबोधन MNC स्केप्टिक्स। 10.5 बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव और संप्रभुता को हानि। पीटर विल्लेट्स ने बहुराष्ट्रीय निगमों सहित राष्ट्रपारीय अधिकर्ताओं के व्यापक क्षेत्र में हाल में ही अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने उन आधारों को बताया है जिसके कारण राज्य अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इन आधारों को संक्षेप में नीचे इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रकृति और उसके विस्तार को समझ सकें।
ये निगम अपने बहुराष्ट्रीय भविष्य को विस्तार देने के लिए और राज्य की सभी शक्तियों को उपमार्गी प्रक्रिया द्वारा नष्ट करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। एक वित्तीय प्रवाह और संप्रभुता को हानि। राज्यों पर प्रमुख कंपनियों के अत्यधिक बहुराष्ट्रीयकरण के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए विल तर्क देते हैं कि यह अधिक समय तक नहीं चलेगा कि प्रत्येक देश को उसकी अर्थव्यवस्था से जोड़कर उसकी पहचान करेगा। इसके कारण संप्रभुता के दो सबसे अत्यधिक महत्व वाले मूल विशेषताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने में राज्य की सक्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, अर्थात मुद्रा पर नियंत्रण और विदेश व्यापार। एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि अंतरा फर्म व्यापार अत्यधिक वृद्धि का मामला और लगातार स्थानांतरण मूल्यों को निर्धारित करने का सहारा लेना पड़ता है, जिसका पूरा लाभ बहुराष्ट्रीय निगमों को मिलता है। इस संबंध में विल दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से राज्य वित्तीय प्रवाह के नियंत्रण के संबंध में संप्रभुता को कितना तेजी नुकसान उठाना पड़ रहा है, या यह कह सकते हैं कि संप्रभुता को गहरी चोट पहुंच रही है। अंतरा फर्म व्यापार मूल रूप से यह प्रक्रिया है जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम की एक शाखा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप धारण करती है, वह दूसरे देश में उसी कंपनी से संबद्ध होती है। बॉक्साइट के केस में सारा व्यापार अंतराफर्म होता है तथा इसलिए बॉक्साइट के लिए विश्व बाजार के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। स्थानांतरण मूल्य वह मूल्य होता है जिसे वस्तुओं या सेवाओं के अंतराकरण व्यापार के लिए बहुराष्ट्रीय निगमें निर्धारित करती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि निर्यात के लिए मूल्य निर्धारित किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसका संबंध किसी बाजार दर से संबद्ध हो। अतः स्थानांतरण मूल्य में परिवर्तन से यह आवश्यक नहीं है कि इसका बिक्री पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो अथवा कंपनी को पूर्व कर लाभ की प्राप्ति होती हो। विल्लेट्स के अनुसार अंतराफर्म व्यापार का जो तर्क है वह अंतर्देशीय व्यापार से बिल्कुल भिन्न है। सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों पर अपने वित्तीय और राजकोषीय प्रभावों की स्पष्ट अपेक्षा नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार अपनी नीतियों से निगमों को प्रभावित करने में असमर्थ होती है। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप राज्य वित्तीय प्रभावों पर नियंत्रण करने में असमर्थ होती है, इसलिए राज्यों की प्रभुसत्ता का क्षरण होता है, अथवा यह कह सकते हैं कि उसकी संप्रभुता को नुकसान उठाना पड़ता है। दो व्यापार का त्रिकोणीय पक्ष और संप्रभुता को हानि। त्रिकोणीय पक्षों के साधनों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसके कारण व्यापार पर राज्यों के नियंत्रण से बचने या उपेक्षा करने के लिए कंपनियों ने एक स्तर की तकनीकी प्रणाली का निर्माण कर लिया है। त्रिकोणीय पक्ष की प्रक्रिया यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जिसमें व्यापार दो देशों में होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यापार तीसरे देश के माध्यम से संचालित होता है। इस संबंध में उपयुक्त उदाहरण ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुए फाकलैंड युद्ध हैं। विल्लेट्स यह बताना चाहते हैं कि यूरोपीय समुदाय ने अर्जेंटीना की कंपनियों पर आर्थिक संस्वीकृतियों लागू की जो वित्तीय संबंधी थी, फिर भी वह इस त्रिकोणीय पक्ष को संतुष्ट कर रहा था और अपना आयात ब्राजील या पश्चिमी यूरोप के माध्यम से लगातार कर रहा था। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी संभव था कि वे अपनी वैकल्पिक रूप से अपनी शाखाओं को तीसरे देश में फिर से स्थापित कर लेती थी और उसके माध्यम से अपने आदेश या व्यापार को संचालित करती रहती थी। यह सब उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि राज्य अपनी वस्तुओं का प्रत्यक्ष आयात या निर्यात पर नियंत्रण तो करने में सफल हो सकते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से एक देश से दूसरे देश में व्यापार पर पाबंदी लगाने या उसे रोकने में राज्य सक्षम नहीं थे। वे उनके लिए यह कार्य संभव नहीं था। विल्लेट्स तर्क प्रस्तुत करते हैं कि त्रिकोणीय पक्षों की शक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निहित है, इसलिए शायद इनकी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए केवल सुरक्षा परिषद के संकल्प ही कर सकते हैं, उनके द्वारा ही इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। परंतु इस स्थिति में संबद्ध व्यापार पर संप्रभुता का मुद्दा सुरक्षा परिषद के पास चला जाएगा और व्यापार पर नियंत्रण व्यक्तिगत राज्यों के पास नहीं रहेगा। 3 विनियाम की विवाचन, निर्णयन और संप्रभुता को हानि। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एक अन्य आधार पर विनियाम की विवाचन नामक दस्तावेज तैयार किया जो वास्तव में संप्रभुता से एक समझौता था। इसमें अपने देश में कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने से संबंधित था। इससे सरकारों का कंपनियों पर नियंत्रण कमजोर हुआ। विवाचन और विनियाम की विवाचन, यह दो शब्द विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ये विभिन्न सरकारों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण को लागू करने के संबंध में प्रयोग किया जाता है। विवाचन की साधारण प्रक्रिया होती है, इसमें एक उत्पाद को किसी एक बाजार से खरीदा जाता है और दूसरे बाजार में बेच दिया जाता है। इन दो बाजारों के बीच क्रय विक्रय में जो मूल्य के अंतर से लाभ प्राप्त होता है उसे विवाचन शब्द से जाना जाता है या उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विनियामक विवाचन का प्रयोग विश्व की बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में किया जाता है। विनियाम की विवाचन का प्रयोग निधियों या व्यापारिक गतिविधियों को एक देश से दूसरे देश के संचालन की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि सरकार द्वारा लागू की जाने वाले कानूनी बाधाओं से बचते हुए लाभ कमाया जा सके। इसी तरह से विल्लेट्स कहते हैं कि यह शर्त सरकारी नीति के प्रत्युत्तर में किसी भी कंपनी द्वारा आर्थिक कार्यकलाप के स्थानांतरण पर लागू की जा सकती है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बैंकों की व्यापारिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानिक रचनातंत्र विकसित किया हुआ है। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शासनादेश की अनिवार्यता नहीं होती, जैसे कि बासले समिति और यूरोपीय समुदाय इसे सभी देशों पर लागू नहीं करते हैं। विल्लेट्स फिर कहते हैं कि चाहे कंपनियों पर संप्रभुता को सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया जाए या उसे स्वीकृति उपलब्ध कर भी ली जाए, फिर भी यह अंतःसरकारी निकाय के समक्ष संप्रभुता का आंशिक समर्पण तो माना ही जाएगा। 4 अतिदेशीता और संप्रभुता। एक काल्पनिक स्थिति का उदाहरण देते हुए विल्लेट्स प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से सभी बहुराष्ट्रीय निगमों की संरचना में इनर क्षेत्रीयता, एक्स्ट्राटेरिटोरियलिटी की समस्या समाई हुई होती है, जिसके कारण विभिन्न सरकारों के बीच एक दूसरे से टकराने की स्थिति बन जाती है। इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक काल्पनिक कंपनी जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है और एक सहायक कंपनी है जो उसके अपने ब्रिटेन में है। विल्लेट्स यह बताना चाहते हैं कि एक समय में प्राधिकार की 3 धाराएं किस प्रकार कार्य करती हैं। एक लंबे समय तक अमेरिका मुख्य कंपनी पर नियंत्रण रखता है और ब्रिटेन उसकी सहायक कंपनी को नियंत्रित करता है। इन दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का विरोध या संघर्ष नहीं होगा। यह दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में संप्रभुता संपन्न प्राधिकारी होंगे और अपने आंतरिक मामलों को स्वयं निर्धारित करेंगे। वे सामान्य स्थितियों के अंतर्गत क्रय, उत्पादन और विक्रय पर अपनी नीतियों के नियंत्रण के संबंध में बहुराष्ट्रीय निगमों को अच्छे अधिकार भी सहर्ष देना चाहेंगे। तथापि जब अमेरिकी सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों को भूमंडलीय प्रचालन अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर निर्णय लेने की स्थिति में है, यहां पर संप्रभुता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य हो जाएगा। यहां पर सहायक कंपनी अनिवार्य रूप से उलझन में फंस जाएगी। वह नहीं जानती कि वह ब्रिटेन सरकार के आदेश का पालन करे अथवा उसके मुख्यालय द्वारा प्रेषित आदेश अमेरिका के आदेश का पालन करें। इस प्रकार की काल्पनिक स्थिति वास्तव में बीते समय में वास्तविक रूप धारण कर लिया था, जब साइबेरियाई गैस पाइपलाइन पर संघर्ष का मामला सामने आया।
अमेरिका ने कनाडा पर क्रोधित होकर कहा कि वह कनाडा में स्थित अमेरिकी कंपनियों की सहायक कंपनियों को आदेश दे कि ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट के अंतर्गत दुश्मन देशों जैसे कि क्यूबा तथा चीन को अपना माल न बेचे। 10.6 बहुराष्ट्रीय निगमों का अवबोधन उत्साह। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह एमएनसी एंथुसियास्ट्स का दृष्टिकोण एक आर्थिक व्यापार संघ है जो कि आवश्यक क्षमता जाने कैसे और उनकी बुद्धिमानी जो विश्व के एकल आर्थिक इकाई के रूप में देखते हैं और अधिकतम क्षमता तथा उत्पादन के लिए उत्पादन के घटकों का संयोजन करते हैं जैसे कि भूमि, पूंजी और प्रबंधन। वे बहुराष्ट्रीय निगम की क्षमता में आश्चर्यजनक विश्वास प्रदर्शित करते हैं, कम दाम पर अधिक और अच्छा उत्पाद प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इन उत्पादों के लिए तीव्रता से सार्वभौमिक मांग पैदा हुई है। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह में अटल विश्वास के लिए प्रमुख कारण बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्यक्षमता है, अपने संसाधनों को पैदा करना, अनेक देशों से अपने प्रबंधन स्टाफ का चयन करना जो कि लागत प्रभावी शर्तों पर उत्पादन के प्रत्येक कारक को प्रस्तुत करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह कम विकसित देशों में आधुनिक विश्व का शक्तिशाली एजेंट के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों की ओर देखता है। उनके अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम रोजगार के नए अवसर पैदा करना, विकसित प्रौद्योगिकी प्रस्तुत करना तथा विश्व के कम विकसित देशों में स्थानीय नागरिकों को आधुनिक प्रबंधन की कला और विज्ञान में निपुण बनाने का कार्य करता है। उपोत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, इसलिए बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियां उत्पादन और वितरण प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। उनकी विवेकपूर्ण आर्थिक विकास संरचना में व्यावसायिक निष्ठा का आभास होता है। इन्होंने राष्ट्र राज्य के अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों की अंध देशभक्ति या अंध राष्ट्रभक्ति से दूर रखा है, इसलिए बहुराष्ट्रीय निगम विश्व के अच्छे नागरिक साबित हुए हैं। पुराणपंथी राष्ट्रवाद, एनाक्रोनिस्टिक नेशनलिज्म तथा युद्ध के विरोधी हैं, वहीं पर वे विश्व कानून और सरकारों के माध्यम से विश्व शांति और विकास का मार्ग तैयार करते हैं। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह यानी कि बहुराष्ट्रीय निगमों का अत्यंत शक्तिशाली तर्क यह है कि उन्होंने अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया और उन्हें सुविधाओं के साथ सम्मिलित कर दिया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का व्यवहार अपने आप में अप्रचलित हो गए हैं। अटलांटिक समुदाय दो भयंकर और भीभत्स युद्धों का साक्षी है, परंतु अब बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों के लाभदायक विकास के परिणामस्वरूप पूर्ण रूपेण से परिवर्तन हो गया है तथा क्योंकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया भी सफल हो गई है। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह का तर्क है कि अंतःनिर्भरता में विकास होने तथा आपसी प्रतियोगिता का आज अटलांटिक देशों में विकास हुआ है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और कनाडा या फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध जैसी घटना होना असंभव है। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह के दृष्टिकोण का निष्कर्ष निकालते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे सब भूमंडलीय निगमों की कार्यविधियों के संबंध में बहुत आशावादी हैं तथा उनका मानना है कि इनके कारण शांति और समृद्धि के नए युग में प्रवेश किया है। उनके विचारों में केवल एक विचार शामिल करने की आवश्यकता है, फिर भी बहुराष्ट्रीय निगम गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अच्छे हुए बिना तथा विभिन्न राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के स्तरीकरण के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता है। इस तरह के रवना तंत्र को अपनाए बिना बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह में पूंजी, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और उच्च सुविधाजनक आर्थिक उत्पाद व भी प्रभावी नहीं बनाएगी, बल्कि स्थानांतरण के साथ साथ सद्भावनापूर्ण विधिसम्मत समुदाय को विश्व वास्तविक एक विश्व गांव या भूमंडलीय व्यापार केंद्र के रूप में परिवर्तित करने में भी समर्थ हो जाएगी। 10.7 अधिकार निगमों का अवबोधन संदेहवादी। बहुराष्ट्रीय निगम उत्साह में बहुत अधिक विषमताएं हैं। बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी एमएनसी स्केप्टिक्स के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमंडलीय निगमित गतिविधियों के साथ समस्याओं की व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है। केवल तीसरी दुनिया के अत्यधिक गरीब देशों ने ही बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में आशंका व्यक्त की है, बल्कि विश्व के विकसित भागों में बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यों के गंभीर निहितार्थ के संबंध में लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है। पश्चिमी देशों के अनेक सुसंगठित मजदूर संघों का मानना है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने संयंत्रों को वहीं स्थापित करते हैं जहां पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं। इनके इस टीम परिचालन के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व के अन्य विकसित देशों में बेरोजगार की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। बार्नेट और मूलर ने बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी के संबंध में बहुत ही सारगर्भित तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन दोनों विद्वानों का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों बहुत ही शक्तिशाली माने संगठन हैं और ये भविष्य के उपनिवेश निर्माण के साधन हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों पर वे सीधे प्रहार करते हैं कि कौन विश्वास करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमंडलीय निगमित गतिविधियां शांति और समृद्धि के नव स्वर्ण युग में प्रवेश कर रही हैं। बार्नेट और मूलर तर्क देते हैं कि व्यापक भुखमरी, अत्यधिक बेरोजगारी और व्यापक असमानता जैसी भयंकर समस्याओं के संबंध में इस तरह की निगमों के पास कोई कार्यक्रम अथवा कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ पर मुख्य विवाद यह है कि बहुराष्ट्रीय निगम छिपे हुए जमींदार की तरह से हैं जो सबसे पहले अपने लाभ की चिंता करते हैं। वे बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के बारे में गंभीर या संवेदनशील नहीं है। इसके अतिविशाल और सम्मोहक विज्ञापन अभियानों के कारण ये कंपनियों केवल तीसरी दुनिया के लोगों की पसंद या जायका और उनके जीवन शैली को ही नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ऐश्वर्य वस्तुओं का आदी बनाकर उन्हें आवश्यकता के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। सामाजिकता के व्यापक और गंभीर मुद्दों जैसे कि पोषण, स्वच्छ वायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य को इन निगमों ने कभी नहीं उठाया और न ही इन पर कुछ काम किया। इसलिए बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी तर्क अपने आप में तथ्यपूर्ण है। यहाँ पर हमें एक हाल में हुए विवाद को अवश्य याद रख लेना चाहिए कि कोका कोला में कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक मिश्रण पाया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय संसद और मीडिया हिल गया था। कई दिनों तक यह मिलावट का मुद्दा संसद और मीडिया पर छाया रहा। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम संदेहवादी का मुद्दा तीसरी दुनिया के अत्यधिक गरीब देशों में बहुराष्ट्रीय निगम की गतिविधियों को विस्तार देने से संबंधित राजनीतिक विवाद है। किसी विनियामक की रचना तंत्र के बिना इन देशों का भविष्य न केवल उजड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में घोर असमानता, व्यापक बेरोजगारी तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बार्नेट और मूलर के अनुसार इस तरह का भाग्य केवल अत्यधिक गरीब देशों के लिए ही आरक्षित नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि आगे चलकर अमीर देश भी इससे प्रभावित होंगे। अमेरिका और अन्य विकसित देशों से फैक्ट्री और यहाँ तक कंपनी मुख्यालय अलग अलग देशों में प्रवास होने में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी और आय का सहवर्ती को वितरण से पश्चिम के उद्योगों पर और अधिक भार बढ़ेगा। अंत में बहुराष्ट्रीय निगमें अत्यधिक गरीब देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रही हैं और अमीर देशों को लगातार कमजोर और अस्थिर बनाने में लगी हुई है, जबकि जो लोग इस प्रकार की निकायों का निर्माण कर रहे हैं वे स्वयं अत्यधिक लाभ कमाकर अमीर बनते जा रहे हैं।
वे अंततः निराशावादी मानते हैं कि न तो तीसरी दुनिया की सरकारें और न ही पश्चिम का औद्योगिकृत सरकारें कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में संपत्ति के केंद्रीयकरण की प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ होंगे, जबकि उस समय तक प्रत्येक व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा।